पूर्व के व्याख्यान में हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया, जिसमें विभिन्न लेखकों की परिभाषाएं, फिर उनकी आलोचनाएं, सोवियत मत, चीनी मत, उनकी आलोचनाएं, ये सब बातें हमने देखी और निष्कर्ष रूप हमने ये निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय विधि निरंतर विकसित होने वाले नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की विभिन्न परिभाषाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय या नियम, उनके ऊपर एक सामान्य चर्चा, एक संक्षिप्त परिचय हम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कानून का विस्तार असीम है तथा इसके विषय निरंतर प्रगतिशील हैं। मानव सभ्यता तथा विज्ञान के विकास के साथ इसका भी विकास उत्तरोत्तर हुआ है और होता रहेगा। इसके विस्तार को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विभिन्न विषय हैं, जो विभिन्न नियम हैं, उन पे हम चर्चा करें मुख्य संक्षिप्त रूप से। जैसे राज्यों की मान्यता, उनके मूल अधिकार तथा कर्तव्य, अर्थात राज्यों को मान्यता देना, कोई नवीन राज्य बनता है, नए राष्ट्रों का उदय होता है राष्ट्र राज्य की अवधारणा के अंतर्गत, तो उनको मान्यता देना, उनके क्या मूल अधिकार हैं, उन राज्यों के क्या कर्तव्य बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति, इन सब बातों का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय विधि में है। ये विधि से संबंधित है। राज्य तथा शासन का उत्तराधिकार, विदेशी राज्यों पर क्षेत्राधिकार तथा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर किए गए अपराधों के संबंध में क्षेत्राधिकार, यानी वो क्षेत्राधिकार कितना है कि नहीं है, क्षेत्राधिकार से बाहर कोई अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, उसके नियम हैं। महासागर एवं जल प्रांगण की सीमाएं, यानी किसी भी राष्ट्र की सीमाएं महासागर से लगती हैं, जल से लगती हैं, तो उसकी सीमाएं कहाँ तक होंगी, उसके क्या नियम हैं, उसका क्षेत्राधिकार उस जल में, उस महासागर में कहाँ तक है, इस चीज़ का भी अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है, उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रीयता तथा विदेशियों के प्रति व्यवहार, यानी विदेशियों के प्रति क्या व्यवहार होगा, इसका संबंध, इसका उल्लेख भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में है। ये अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित विषय है। शरणागत अधिकार, यानी जो शरण में आया हुआ है उसको क्या अधिकार हैं, उसकी किस प्रकार से रक्षा की जाएगी, उसकी सुरक्षा के संबंध में, उसको शरण देने के संबंध में, ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित हैं, उसके नियमों से संबंधित हैं। राजकीय एवं वाणिज्य दूतीय समागम या उन्मुक्ति के नियम, यानी जो दूतावास हैं, जो राजदूत हैं, एक देश का राजदूत दूसरे देश में रहता है, उसका कार्यालय होता है, वाणिज्य दूतावास होते हैं, उनके ऑफिस होते हैं, उनके लोग होते हैं, तो उनको क्या क्षेत्राधिकार है, कितनी उन्मुक्तियां हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रकार का आरोप लगता है तो क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या उनको किसी भी अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है, उसके क्या नियम है, क्या विषय हैं, जिनका हम बाद में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो वो विषय, वो नियम अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित हैं। राज्यों के उत्तरदायित्व संबंधी नियम, विभाजन प्रक्रिया के नियम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्यप्रणाली से संबंध रखने वाले तथा इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों से संबंध रखने वाले कानून के नियम, व्यक्तियों से तथा राज्येतर सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून के नियम, ये सारे विषय हैं, ये सारे नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की हमने परिभाषा देखी। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख नियम या विषय, इसके जो मुख्य विषय, जैसे राज्यों को मान्यता देना, उनके मूल अधिकार, या विदेशी राज्यों पर क्षेत्राधिकार, या जल या महासागर से सीमाएं लगती हैं तो उनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा, विदेशियों के प्रति क्या व्यवहार होगा, दूतावास के संबंध में क्या नियम हैं, या उनके क्या उत्तरदायित्व हैं, व्यक्ति से या राज्येतर सत्ताओं से संबंध रखने वाले, ये सारी बातें इसमें इसके मुख्य विषय हैं, इनके मुख्य नियम हैं। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो परिभाषा हमने देखी, इसके अर्थ को हमने समझा, और अर्थ को समझने के बाद इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, मुख्य रूप से इसके क्या नियम हैं, उनकी एक रूपरेखा हमने देखी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है या नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर दिए जाने का
आज भी औचित्य है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या वास्तव में सच्चे अर्थ में विधि है, तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रोफेसर हार्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधायिनी अनिवार्यतः आधिकारिकता वाले न्यायालयों तथा केंद्रीय शासित अनुशासनियों की उपस्थिति ने लोगों तथा विशेषकर विधि शास्त्रियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि की विधिक प्रकृति के विषय में भ्रमित किया है। इन संस्थाओं के अभाव या अनुपस्थिति का अर्थ है कि राज्यों के नियम साधारण सामाजिक ढांचे के रूप के समान हैं, जिसमें दायित्व के केवल प्राथमिक नियम होते हैं जो कि व्यक्तियों के समाजों में मिलते हैं तथा जिनसे बहुधा विकसित विधिक प्रणाली की तुलना की जाती है। ये बहस का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में न केवल परिवर्तन तथा न्यायिक निर्णय के द्वितीय नियमों का अभाव है, वरन स्रोतों एवं नियमों की पहचान हेतु एकरूपता वाले सामान्य मानदंड का भी अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इन विभिन्नताओं के कारण क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि है अथवा नहीं के प्रश्न की निरर्थक कहकर अलग नहीं किया जा सकता। इस मतभेद का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न विधि शास्त्रियों ने विधि शब्द की पारस्परिक विरोधी परिभाषाएं दी हैं। यदि हम हॉब्स समझौतावादी विचारक जो हैं या ऑस्टिन या फ्यूबेंडॉर्फ के मत की विधि प्रभुत्व संपन्न शासक का आदेश है तथा एक उच्च राजनीतिक सत्ता द्वारा कार्यान्वित कराई जाती है को उचित मानते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की कोटि में ही नहीं रखा जा सकता। यानी होब्स और ऑस्टिन जो कहते हैं कि विधि प्रभुत्व संपन्न शासक के आदेश हैं, वो उसी को उचित मानते हैं। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की कोटि में नहीं रखा जा सकता। परंतु यदि हम स्वीकार करते हैं कि विधि की परिभाषा को उचित राजनीतिक सत्ता द्वारा किए गए आदेश तक सीमित नहीं किया जा सकता तथा इसकी परिभाषा को इससे कहीं अधिक व्यापक होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि स्वीकार किया जा सकता है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री लॉरेंस ने अपने एक लेख में ये मत प्रकट किया कि सब कुछ इस बात पर आधारित है कि हम विधि की क्या परिभाषा देते हैं। ये मतभेद वास्तव में शब्दों का झगड़ा है। प्रोफेसर विलियम्स ने भी यही मत प्रकट किया है। प्रोफेसर एडवर्ड कॉलिंस ने भी इसी मत को माना है। अतः ये उल्लेख है कि ये मतभेद की अंतर्राष्ट्रीय विधि है अथवा नहीं इस बात पर आधारित है कि कोई विधि शास्त्रीय विधि की क्या परिभाषा देता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि है या नहीं, ये इस पर आधारित है कि कोई भी विधि शास्त्री है वो विधि की क्या परिभाषा देता है। इस विषय में विधि शास्त्रियों के दो मुख्य वर्ग हैं। एक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि नहीं है तथा दूसरे के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है। हम इन दोनों मतों का विश्लेषण करेंगे अलग अलग रूप से। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है के पक्ष में मत। विधि शास्त्री होब्स, प्यूफेंडॉर्फ व ऑस्टिन के अनुसार एक परिभाषा हम देखते हैं। विधि एक प्रभु सत्ता वाले शासक का आदेश है जो कि एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू करवाया जाता है। ऑस्टिन के अनुसार विधि एक राजनीतिक ज्येष्ठ सत्ता द्वारा राजनीतिक अवसरों को दी जाती है और लागू करवाई जाती है। ऑस्टिन के अनुसार विधि के पालन में अनुशास्त्री सैंक्शन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोग विधि का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये भय रहता है कि पालन न करने पर अथवा विधि का उल्लंघन करने पर ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता उन्हें पालन करने के लिए विवश करेगी और सजा भी देगी। ऑस्टिन के अनुसार निश्चयात्मक विधि यानी पॉजिटिव लॉ की तीन विशेषताएं होती हैं। ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ, निश्चयात्मक विधि, एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये ध्यान रखें। ऑस्टिन ने निश्चयात्मक विधि अर्थात पॉजिटिव लॉ की तीन विशेषताएं बताई। यह एक प्रकार का आदेश होता है। पहली बात, यह एक प्रकार का आदेश होता है। दूसरी बात, यह एक राजनीतिक प्रभु सत्ता वाले शासक द्वारा दिया जाता है। और तीसरा, यह एक अनुशास्त्री द्वारा लागू किया जाता है। यानी पॉजिटिव लॉ की तीन बातें हो गई। पहली बात, यह एक प्रकार का आदेश है। दूसरी बात, यह एक राजनीतिक प्रभु सत्ता वाले शासक द्वारा दिया जाता है। और तीसरी, यह अनुशास्त्री द्वारा लागू किया जाता है। यानी आदेश और फिर आदेश जो है वो एक राजनीतिक प्रभु सत्ता वाले शासक द्वारा दिया जाता है और फिर उसी आदेश को वह अनुशास्त्री द्वारा लागू करवाता है।
ऑस्टिन द्वारा दी गई विधि की परिभाषा से प्रभावित होकर अस्तित्ववादियों ने ये मत प्रकट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को निश्चयात्मक विधि की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह प्रभुत्व संपन्न शासक द्वारा नहीं बनाई गई है तथा इसमें अनुशासती नहीं होती है। हॉब्स ने कहा, मनुष्य अपनी प्रकृति से नटखट और हिंसक है। वह समाज में सुव्यवस्था रखने के लिए भय, जो कि विधि में निहित होता है, आवश्यक है। हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। उसमें उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और किस प्रकार समझौता होता है, किस प्रकार राज्य की स्थापना होती है, फिर किस प्रकार वो एक लेवियाथन रूपी, एक दैत्याकार रूपी, एक निरंकुश राजतंत्र, एक निरंकुश शासक की बात करता है, उसकी रचना करता है, उसकी स्थापना करता है। उसी के संदर्भ में ये बात होती है। अतः वे विधि शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि नहीं मानते हैं, विधि को एक प्रभु सत्ता वाले शासक का आदेश मानते हैं तथा जिसको एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा मनवाया जा सकता है, इस मत में विधि शास्त्रियों में हॉलैंड, जर्मी बेंथम तथा जेथ्रो ब्राउन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये विधि शास्त्री अपने मत का पक्ष निम्नलिखित तर्क द्वारा देते हैं। राज्य विधि में एक ऐसी राजनीतिक सत्ता होती है जो नागरिकों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य करती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अभाव है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधायिनी संस्था का भी अभाव है। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्ति का भी अभाव है। चौथी बात, अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऐसी कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं है जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा संधियों के प्रावधानों को क्रियान्वित करवा सके। और पांचवी बात, अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक सक्षम न्यायालय का अभाव है। और अंतिम बात, कुछ विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि सदृश मानते हैं क्योंकि इसमें सामान्य विधि प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्वों जैसे विधायिनी आदि का अभाव होता है। अब हम दूसरे पक्ष की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। अभी हमने देखा वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में सच्चे अर्थों में विधि है ही नहीं, और दूसरा पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो चुका है, अधिकतर विधि शास्त्री इस मत को स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। जहाँ तक विधि के पीछे अनुशास्ती या भौतिक बल की बात है, ये कहा जा सकता है कि विधि का आवश्यक तत्व नहीं है। कुछ हद तक राष्ट्र संघ में और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में उल्लंघनों को रोकने के लिए भौतिक बल तथा अनुज्ञप्ति का प्रावधान है। स्टार्क ने कहा है कि ऑस्टिन के विचार चाहे उसके समय में उपयुक्त रहे हों, परंतु अब उचित नहीं है। विधि निर्माण करने वाली संधियों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधायिनी भी अब कुछ हद तक मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं जिम्मेदार हैं, वे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नीति संहिता नहीं समझती हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि की सच्चे रूप में वैधानिकता पर आधारित है। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने के लिए अनुशास्ति की एक प्रणाली विकसित हो रही है। इस बात के भी संकेत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था में परिपक्वता आ रही है। इस संबंध में अन्य बातों के अतिरिक्त कोजन्स का उल्लेख वांछनीय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि को अब उचित रूप से एक पूर्ण प्रणाली कहा जा सकता है। प्रोफेसर ब्रायरली के मत में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक प्रकृति को इनकार करना न केवल अभ्यास में असुविधाजनक है, वरन उत्तम विधि शास्त्रीय विचार के विरुद्ध या प्रतिकूल है। प्रोफेसर हार्ट ने भी लिखा है कि अभ्यास में अनेक ऐसे नियम जिनका राज्य नियमित रूप से सम्मान करते हैं, राज्यों के मध्य ऐसे नियम हैं जो उन पर बाध्यकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि विद्यमान है क्योंकि राज्य सरकारें ऐसा मानती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि मानने वाले विधि शास्त्रियों के तर्कों को हम अगर अब देखें तो संक्षिप्त रूप में हम इस प्रकार उनका विवेचन कर सकते हैं। पहली बात, शब्द विधि प्रभु सत्ता वाले अधिकारी द्वारा बनाए गए आचरण संबंधी नियमों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सर हेनरी मैन, जिन्होंने ऐतिहासिक विधि शास्त्र में शोध कार्य किया, ये सिद्ध कर दिया कि उन समुदायों में भी विधि थी जिनमें कोई प्रभु सत्ता संपन्न अधिकारी नहीं था। दूसरी बात हम करें, आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिकतर विधि निर्माण करने वाली संधियों के नियम हैं, जैसे जेनेवा और हेग अभिसमय। ये नियम राज्यों के ऊपर कोई प्रभुत्व संपन्न सत्ता द्वारा नहीं बनाए गए हैं, फिर भी ये बंधनकारी हैं। जैसा कि पोलक का कथन है, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न उठता है तो राज्य नैतिक
तर्कों की बजाय अपने तर्कों का आधार संधियों, पूर्वोक्तियों तथा विधि शास्त्रियों के मतों का हवाला देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अस्तित्व से इनकार नहीं करते हैं, वरन वे इसकी इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि उनका आचरण उचित सिद्ध हो। ऑस्टिन की विधि की परिभाषा जो है, ऑस्टिन की विधि की जो धारणा है वो उचित नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रथा संबंधी नियम नहीं आते हैं। यदि ऑस्टिन की धारणा को उचित मान लिया जाए तो इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है वो भी विधि की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सच्चे अर्थों में विधि है। इसके संबंध में विभिन्न तर्क दिए गए हैं। उपयुक्त तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक रूप से विधि है। यानी निष्कर्ष रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है तथा वह उतनी ही सबल और प्रभावी है जितना अंतर्राष्ट्रीय जैसी विकेंद्रीय प्रणाली में हो सकती है। धन्यवाद।